दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन अब एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th में जो एक स्टैटिक जो इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी इलेक्ट्रिक फ्लिक ये फ्लक्स है क्या, इसके बारे लिए हम क्या। तो देखो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ये मानते हैं कि हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। कोई एक सरफेस है, ये सरफेस पहली कंडीशन तो ये याद करें कि ये क्लोज सरफेस हो, तो ये क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए पहले। अब इस क्लोज्ड सरफेस ये 3D सरफेस होना चाहिए, 3D क्लोज सरफेस होना चाहिए एक्चुअल में। ओके, अब हमें एक बात का पहले से पता हो कि किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। ये बात याद रखें कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो सपोज करो कि हम एक छोटा सा इसका एरिया ले लेते हैं, यहाँ पर इतना से एरिया ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा सा एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करता होगा। ये इसका एरिया है, छोटा सा एरिया, इसलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं डी है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर स्मॉल डी है जो कि 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होता है। अब मान लेते हैं क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, इसके इनसाइड कहीं एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है। मान लेते हैं कहीं पर इसके इनसाइड एक क्यू जो चार्ज रखा हुआ है। अब इस क्यू चार्ज के कारण जितनी भी, ध्यान दे, इस क्यू चार्ज के कारण इस क्लोज सरफेस से जितनी भी फील्ड लाइनें निकलेगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ टोटल फील्ड लाइन ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो जनरली होता है फाई, ठीक है। तो इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। एक्चुअल में यदि इस छोटे से एरिया का हमको यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे। तो आपको पता होगा, जैसे सपोज करो कि ये क्यू है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर एक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं थोड़ा चलो इस तरह से बना देता हूं, यहां से इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो फील्ड वेक्टर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एंगल थीटा। ध्यान देना, जो थीटा इज एंगल बिटवीन, मैं ये बात नोट कर देता हूं, थीटा इज अ एंगल, सॉरी, इज एन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादातर जो मिस्टेक्स होती है वो हम लोग क्या मान लेते हैं, जो थीटा है वो बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। चलिए, तो हमने एक देखे यहाँ पर तीन चीजें मैंने आपको बताया। पहला तो आप लोग ये मान लें कि ये क्लोज सरफेस होना चाहिए, 3D क्लोज सरफेस होना चाहिए, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। जहां पर थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा जो है यहां पर मैं अगेन लिख देता हूं, थीटा एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक। अब ये बात तो क्लियर हो गई। तो हमें ये इसका जो फॉर्मूला होता है, तो अब इस स्मॉल जो एरिया है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो भी स्मॉल बनेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू, याद रखें, डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया वेक्टर एंड उनके बीच का एंगल, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्यों रहते हैं, आप वैसे भी इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पर एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, तो ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को इसका कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा, कॉस वाला।
चलिए अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर डी है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यदि आपको स्केलर फॉर्म में लिखना है तो ई डी ए कॉस थीटा, और यदि आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई इंटू डी ए। चलिए नेक्स्ट अपन क्या मान लेते हैं कि यदि ये जो छोटा सा फील्ड अपन ने एरिया माने, ऐसा भी तो हो सकता है यदि पूरे सरफेस के कारण यदि हम इसका फ्लक्स निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताओ आप। यहाँ से भी छोटा सा वेक्टर, छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, यहाँ से भी ऐसे छोटे 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 हमें पूरे सरफेस पर बहुत सारे छोटे अपने को यहाँ पर जो फ्लक्स निकलेगा डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई, सब जगह जो डी फाई निकलेगा उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड कर दो मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो पूरे एरिया जो है उसको ऐड कर दें, या फिर हम ये लिख सकते हैं समेशन ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से एक बात याद रखें, यहाँ यदि वेक्टर फॉर्म में या विदाउट वेक्टर फॉर्म में तो ई डी ए कॉस थीटा। एक बात याद रखिए, ये क्लोज सरफेस होना चाहिए, ये प्राइमरली कंडीशन है, इसीलिए कई बार इसको इस तरह से लिख दिया जाता है, इसका मतलब क्लोज सरफेस। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर इसका फॉर्मूला क्या है। अब इससे पैरामीटर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो सॉरी इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है उसके क्या यूनिट्स होगी। तो अब चलिए अब हम यूनिट निकालते हैं इसकी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, तो देखो फॉर्मूला हमारे पास है फाई ऑफ ई बराबर से ही, या हम लोग यहाँ पर इसको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। तो फाई ऑफ ई बराबर से, तो यहाँ पर देखो आप ई इसका यानी यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा यूनिट ऑफ ई मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। तो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या होता है वैल्यू आपको तो पता है, जैसे मतलब यहाँ पर E इजिकल टू, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, E इजिकल टू होता है F अपॉन Q। तो यहाँ पर F यानी क्या होगा, फोर्स का जो फॉर्मूला क्या यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, और यहाँ पर एरिया यानी क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। तो न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम ये इसकी यूनिट होगी। और एक और से भी निकाल सकते हैं, आप लोग को ये भी याद होगा कि E बराबर से होता है एक्चुअल में dV अपॉन dx, ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में भी होता है। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर स्क्वायर मीटर है तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो दूसरी यूनिट ये भी हो सकती है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। तो दोनों ही यूनिट पॉसिबल है इसमें, न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। चलिए नेक्स्ट इसमें ये देखते हैं कि ये तो मैंने आपको टाइप बता दिया इसके। अब हाँ टाइप इसके देख लेते हैं कि ये कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक्चुअल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब माना जाता है जब यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा, यानी यहां पर मैं कोई एक सरफेस मान लूं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा ये जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, आउटसाइड होगा, अवे द चार्ज होगा। तो यहां पर ये जो बनेगा, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, ठीक है। अब सपोज करो यहां पर मैं दूसरा एक एरिया ले लेता हूं, क्लोज्ड है, और यहां पर यदि मान लेते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये क्या होता है, यहां पर फील्ड लाइनें अंदर की ओर आती, तो ये जो है इनसाइड होती, तो टूवर्ड द चार्ज होता। तो इसका मतलब है कि यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव।
चलिए अपन इसमें थोड़ा सा केस पर चर्चा कर लें। तो केस क्या होता है एक्चुअल में, इसके ये दो केस हो सकते हैं। यदि मान लेते हैं थीटा बराबर से 0 हो, इसका मतलब है, 0 का मतलब क्या है कि ये जो एरिया वेक्टर है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, इसका मतलब कि यहां पर सरफेस, ध्यान दें, सरफेस और एरिया वेक्टर, और यहां पर एरिया वेक्टर यदि मान ले, ध्यान देना, ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये दोनों सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी तो सरफेस का जो है, सरफेस का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो एंगल कितना हो जाएगा इसका, 0। तो यदि यहां पर ध्यान दें, यदि यहाँ पर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा, cos 0, और cos 0 आएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर E इंटू ए लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है। अब यदि मान लेते हैं केस सेकंड, अपन ये देखें कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 90, और इसका मतलब क्या है, यदि ये 90 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल, यानी यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो यदि ये पैरेलल होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90, क्योंकि सरफेस का जो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां पर आपको तो पता है कि cos जो 90 है वो कितना होता है, 0, मतलब यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो सिंपल है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन, और यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है सिंपल कैसे लिखोगे, तो टोटल नंबर ऑफ field line passing through the surface, ठीक है, सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अब मैं इसको यहाँ पर इस को मिटा देता हूं। इसके बाद अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं कि गॉस से इसका क्या रिलेशन। तो अब देखें, एक्चुअल में ये जो गॉस लॉ है, गॉस ने, आपने अभी जो अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास, देखो फाई ऑफ ई बराबर से ई इंटू ए कॉस थीटा या ई डी ए कॉस थीटा, जो भी आप लिखना चाहो। तो हमको एक फॉर्मूला तो पता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, लेकिन गॉस ने एक बेहतरीन, एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला दिया कि आपको यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान देना, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान दें, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ नेट, मतलब यहां पर समझ जाना आप कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 upon epsilon naught, 1 upon epsilon naught of total charge inside the surface, inside the closed surface। इसका मतलब यह है कि यदि कोई भी एक यहां पर एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो भी नेट चार्ज Q है उसका
1/ε0 निकाल लो, Q का 1/ε0 निकाल लो, यही होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना हो तो अब आपको इस तरह से E इंटू ए इंटू cos थीटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, यू हैव टू ओनली नो, आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो टोटल यदि आपको चार्ज पता हो जाए तो आप उसका 1/ε0 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट आइडिया है। व्हाट हैपन, क्या होगा यदि मान लेते हैं इसके अंदर, ये तो फर्स्ट हो गया, यदि इसके अंदर एक से ज्यादा फील्ड हो तो क्या होगा, वही, क्योंकि डेफिनेशन क्या कही गई है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या है आपका, इस बार Q1 प्लस Q2 होल अपॉन ε0। ठीक है, तो हमें तो केवल टोटल का देखना है बस, इस तरह से। अच्छा, लेकिन एक बात ये समझे कि इनसाइड, इनसाइड बोला गया है, सपोज करो कि यहां पर यदि मान लो चार्ज है तो क्या होगा, ऐसे में, ऐसे में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि जब चार्ज बाहर है तो इनसाइड चार्ज कितना है, 0। तो यदि चार्ज अंदर नहीं है तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, 0/ε0 इज 0। तो यदि इनसाइड यानी चार्ज होना चाहिए हमारी प्राइमरली कंडीशन से, ये बात हो गया। अच्छा, दूसरा कि ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कभी भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कभी भी इसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज से फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि साइज ऑफ 3D, साइज ऑफ 3D क्लोज्ड शैप, क्लोज, यहां पर क्लोज्ड, यहां पर एरिया या मटेरियल, क्लोज्ड मटेरियल डू नॉट अफेक्ट, डू नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके कारण कभी भी इस 3D जो ज्योमेट्री है इसकी वजह से, इसके शेप की वजह से या साइज की वजह से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। क्यों, क्यों नहीं पड़ता, तो देखो एक्चुअल में ये छोटा सा एरिया है, यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर इसका एक R है रेडियस, ठीक है, हमने एक बड़ा सरफेस ले लिया, यहां पर इसकी रेडियस कितनी है, 2R है। एक और बड़ा एरिया ले लिए तो इसकी रेडियस हमने मान लिया 3R है। तो लेकिन क्या होगा, फील्ड लाइनें, अब आप देखो यहाँ पर जो फील्ड लाइनें इनसाइड यानी अंदर वाले सर्किल से आ रही है उतनी फील्ड लाइनें तो बाहर वाले सर्किल से भी निकल रही है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कहाँ चेंज हो रही, जितनी फील्ड लाइनें यदि मान लो 100 पास हो रही तो वो बाहर वाले से भी हो रही और बाहर वाले से भी और बाहर वाले से भी हो रही। मतलब टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई साइज डू नॉट अफेक्ट द टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, शेप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट भी लिख देता हूं, शेप डू नॉट अफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। शेप का मतलब देखो, यदि मान लेते हैं मैं यहां पर कोई क्यूबॉइड ले लेता हूं तब, यदि यहां पर अपन ने कोई क्लोज स्फीयर ले लिए तब, मान लो यहां पर मैंने कोई क्लोज्ड कोन ले लिया तब। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां से यदि मान लो चार्ज Q ही है तो यहां पर इससे भी तो टोटल फील्ड लाइनें उतनी निकलेगी जितनी इससे निकल रही है। तो फील्ड लाइन जो रहती है उस पर थोड़ी ना फर्क आएगा। तो यहां पर इसके टोटल जो है इसके शेप की वजह से भी उसके फील्ड लाइनों पर कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बना रहता है। ठीक है अब हम देखते हैं कि यदि मान लो, जैसे मैंने यहां पर बोला कि आउटसाइड यदि इसमें चार्ज है तो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जीरो होता है। इसका भी क्या कारण है? क्योंकि देखो सिंपल है, यदि हम ऐसा देखते हैं, मैं यहां पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यदि यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन हम तो यहां पर बोल रहे हैं फ्लक्स जो जरूर जीरो होगा। क्यों? तो यदि मान लेते हैं कि यहां पर ये चार्ज है, तो ये जो है देखो यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा इस तरफ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर एक छोटा सा अपन एरिया मान लेते हैं, यहां पर भी छोटा सा एरिया मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर देखो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब यहां पर मैं इसको φ1 मान लेता हूं, और यहां पर इसको जो फील्ड लाइन निकलेगी इसको φ2 मान लेता हूं। तो सिंपल सा मीटर है कि φ1 इक्वल टू यहां पर क्या होगा, E इंटू डी ए। यहां पर कॉस क्या आएगा, दोनों देखो यहां पर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस कितना आएगा, 0। और यहां पर क्या आएगा, E इंटू डी ए कॉस। यहां पर देखो, देखना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पर एरिया वेक्टर अपोजिट है, तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा, 180। तो 0 और 180, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ई डी ए निकलेगा और माइनस ई डी ए निकलेगा, और दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो ये तो हम समझ गए। चलिए अब हम इस गॉस थ्योरम को करके भी देखते हैं कि आखिर ये क्या, इज इट ट्रू कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनसाइड द 3D सरफेस। तो चलिए करना है कि फाई ऑफ ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, कोई एक यहाँ पर मैंने एक सरफेस मान लिया, कोई भी सरफेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कौन सा सरफेस ले ले। चलिए इसको छोड़ो, मैं यहाँ पर एक स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है। इट डजंट मैटर क्या सरफेस लेते हैं। इसके अंदर हमने मान लिए जो टोटल यहाँ पर Q इसके अंदर चार्ज है, ठीक। अब इसका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पर हमने एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया डीए ले लेते हैं। अब आपको पता है कि डीए जो है वो परपेंडिकुलर ही होता है, मतलब इंडिकुलर ही होता है, मतलब ई और डीए दोनों क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। अब पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो पहला वाला जो अपना रूल था कि फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, लेकिन अपने को पता है कि यहाँ पर अपन ने लेट की है ना, तो एक छोटा सा एरिया ले लिए, एरिया वेक्टर उसका परपेंडिकुलर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में E इंटू डी ए कॉस जीरो इक्वल टू तो 1 हो गया, तो E डी ए हो जाएगा, ये आपका क्या आ गया, ये एक अपन ने यहाँ पर डी ए लिए, तो यहाँ पर आप लोग क्या मान लेना, इसके लिए जो फ्लक्स बनेगा वो भी स्मॉल बनेगा, तो हमने डी फाई ले लिया, ठीक है। तो ये तो बन गया E डी ए। अब एक बात समझ लो, अपन यदि यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यदि सपोज करो यहाँ की हमने रेडियस r ले लेते हैं, ठीक है, रेडियस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने को तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो वो बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये तो होता है, लेकिन यहां पर हमने क्या वैक्यूम या एयर का मीडियम मान लिया, इसलिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखे, अदरवाइज यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ता। चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया अपना, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रख सकते हैं, है ना। अब एक बात समझना, क्योंकि इसके जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान के चल रहे हैं कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यहाँ पर भी निकालेंगे तो देखो
यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही निकलेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही निकलेगा, मतलब ऑल अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो हम मान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब जगह सेम होगा। तो क्या होगा, डी फाई इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए। ओके, अब एक्चुअल में हमें क्या करना, पूरे सरफेस का निकालना है, पूरे सरफेस का निकालना है। तो हम क्या करें, इसका भी डी फाई होगा, यहाँ पर भी डी फाई होगा, यहाँ पर भी डी फाई होगा। तो क्या करें, इस पूरे को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर दे, फाई इक्वल टू, यहाँ पर मैं समीशन निकाल देता हूं ना। तो समीशन यानी इस तरह से देखना, यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, समीशन ऑफ डी फाई, पूरा डी फाई जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यदि हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आप, समीशन देखिए, समीशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सी चीजें जो कांस्टेंट है, क्यू चार्ज कांस्टेंट है, यानी ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट डी ए। अब आप बताओ, ये डी ए 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 पूरा जो एरिया अपन जोड़ेंगे तो ये एक टोटल क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। और यदि टोटल स्फीयर बन गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ पर लिखूंगा ना मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या बनेगा, स्फीयर का, कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई क्या बनेगा, आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आपका क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई ऑफ ई बराबर। तो ये क्या निकल गया कि जो टोटल यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस बॉडी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने छोटा सा एक देखे टॉपिक कि किस तरह से हम इस गॉस लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं। एक बात छोटी सी बता देता हूं मैं कि यहां पर जो आप जो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान दें। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान देना, रिजल्टेंट। मतलब यदि यहाँ पर सपोज करो कि Q1 होता, यहाँ पर Q2 होता, यहाँ पर Q3 होता, तो ये जो रिजल्टेंट होता है, ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण बनेगा। और यदि आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये Q1 Q2 और Q3, यानी आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो टोटल चार्ज की वजह से बनता है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो रहेगा आपका चार्ज रहेगा यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी यहाँ पर ये इसका जो रेडियस है यहाँ पर अलग अलग रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर फाई निकालेंगे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ये केवल किसका बनेगा, इनसाइड द चार्ज, यानी अंदर जितने चार्ज है उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके कारण यहाँ पर अपन निकालेंगे फ्लक्स। हमें बाहर वाले चार्जेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आप यदि मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।